अब है क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सलमान आ सोल ट्रेडर एज ऑन December 31st 2018. ये कुछ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मिस्टर सलमान का. ठीक है, ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है. डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन December 31st 2018. एडजस्टमेंट का कुछ डेटा दिया हुआ है जो कि यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट है. ठीक है, रिक्वायर्ड में हमसे कहा हुआ है एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. अच्छा, फाइनल स्टेटमेंट की जो रिक्वायर्ड है ना वो एक जैसी होती है. बस हर साल ही आपसे इनकम स्टेटमेंट वगैरह पूछी जाएगी, बैलेंस शीट पूछी जाएगी, एंट्रीज में एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज पूछी जाएंगी. रिवर्सिंग बहुत कम ईयर्स हैं जिसमें आई भी है, लेकिन रिवर्सिंग एंट्रीज भी मैं आप लोग को एंड में बताऊंगी किस तरीके की होती हैं. ठीक है, एंड यहाँ पर जो है वो 4 रिक्वायरमेंट थी: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज की. सो सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स रखते हैं. क्वेश्चन में हम देखेंगे सेल्स कितनी है हमारे पास. यहाँ पर जो सेल्स दी हुई हैं वो दी हुई हैं 2 लाख की. ठीक है, सेल्स 2 लाख. लेस करेंगे सेल्स रिटर्न वगैरह, सेल डिस्काउंट वगैरह अगर क्वेश्चन में गिवन है तो सेल्स रिटर्न भी दी हुई है एंड सेल डिस्काउंट भी दी हुई है. सेल रिटर्न है 2000, सेल्स डिस्काउंट है 1500. दोनों हम यहाँ से लेस करेंगे. लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 2000, लेस सेल्स डिस्काउंट 1500. इन दोनों अमाउंट को जब हमने माइनस किया 2 लाख से तो हमारे पास नेट सेल्स आई 1,96,500 की. अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हम इन्वेंट्री बिगनिंग रखते हैं. इन्वेंट्री बिगनिंग यहाँ पे 10,000. इन्वेंट्री बिगनिंग 10,000, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस. परचेजेस यहाँ पे देख लेते हैं. परचेज यहाँ पे 1,11,300. 1,11,300. अगर परचेज डिस्काउंट वगैरह रिटर्न वगैरह है तो उसको लेस कर लेंगे. कोई कन्वेंस वगैरह इसके लिए अरेंज वगैरह की होगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, गैरेजिंग, प्राइडिंग वगैरह होगा, उसको ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई कन्वेंस वगैरह में कोई परचेज वगैरह नहीं आई थी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन वगैरह हो जाती है वो नहीं थी. यहाँ पे सिर्फ जो है वो परचेज डिस्काउंट था जो कि 2,000 का था. सो हमने यहाँ पे लेस कर दिया परचेज डिस्काउंट 2,000. 1,11,300 में हमने परचेज डिस्काउंट को माइनस किया 2,000 का, तो हमारे पास नेट परचेजेस आई 1,09,300 की, जो कि 10,000 में हम ऐड कर देंगे 1,09,300. तो हमारे पास नेट परचेजेस हमारे पास 1,09,300 आई थी. हमने उसको बिगनिंग इन्वेंट्री में जो है वो ऐड किया. गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया हमारे पास 1,19,300. अब हम लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमें एडजस्टमेंट डेटा में दी गई होती है, जो कि यहाँ पे दी गई है 25,000 की. हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 25,000. 1,11,300 में हमने माइनस करे 25,000. हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 94,300. 1,96,500 की सेल्स थी. हमने उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करा 94,300 का. हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,02,200. ठीक है, कि हमने सेल्स करी है 1,96,500 की, जबकि हमें जो कॉस्ट पड़ी थी उसकी वो पड़ी थी 94,300 की. तो हमें उस पर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1,02,200 का. अब उसमें हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं. सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस जो अनएडजस्टेड डेटा दिया हुआ था वो, और फिर उसको एडजस्ट करते हैं एडजस्टमेंट डेटा में. फिर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो हम रखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेंट एक्सपेंसेस से 8,000. हम देखेंगे नीचे रेंट का कोई अकाउंट वगैरह है तो रेंट एक्सपेंस 8,000 का था, वो कह रहे हैं अनपेड रेंट है 2,000. तो अनपेड हो या आउटस्टैंडिंग हो वो उसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई 8,000 का रेंट एक्सपेंस, ऊपर जो एक्सपेंस है वो हमने पे कर दिया है, लेकिन नीचे 2,000 का उधार है हम पे जो हमें देना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8,000 में 2,000 को प्लस करके फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो रेंट एक्सपेंस रखेंगे. रेंट एक्सपेंस 8,000 ऐड करेंगे अनपेड रेंट 2,000. टोटल रेंट एक्सपेंस हो गया हमारा 10,000 का. ठीक है, उसके बाद कोई एक्सपेंस है हमारा ऊपर वाले जो डेटा दिया हुआ हमें ट्रायल बैलेंस, उसमें तो कोई जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अब नहीं है, जस्ट रेंट एक्सपेंस था. अब नीचे डेटा में आ जाते हैं एडजस्टमेंट डेटा में. सो यहाँ पे सैलरीज एक्सपायर्ड थी. एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस है 6,000. ऊपर देख लेते हैं कोई सैलरीज से रिलेटेड कोई दूसरा उससे रिलेटेड कोई अकाउंट. यहाँ पे प्रीपेड सैलरीज थी. प्रीपेड सैलरीज मतलब सैलरीज का वक्त नहीं आया था लेकिन एम्प्लॉयज़ को पे कर दी थी 10,000 की, लेकिन सैलरीज जो एक्सपायर्ड हुई हैं वो ये 6,000 की.
तो सिर्फ सैलरीज एक्सपेंस 6000 से रिकॉर्ड हो गए यहाँ पर, सैलरीज एक्सपेंस 6000। ठीक है, यहाँ पे इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूँ। देखें, एम्प्लॉय थे कुछ जिनको 10,000 की सैलरी देनी थी, लेकिन डेट नहीं आई थी, हमने डेट से पहले उनको अदा कर दी 10,000 की, लेकिन वो कह रहे हैं जो एक्सपेंस हुआ है ना, सैलरीज एक्सपेंस, वो बस 6,000 का हुआ है, तो हम सिर्फ 6,000 से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो रिकॉर्ड कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस 6,000। एक्सपायर्ड हो, यूज्ड हो, ये अलग अलग नेम से आ सकता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज्ड हो, एक्सपायर्ड हो या एक्सपेंस हो, ये तीनों एक्सपेंस है। ठीक है, अगर प्रीपेड हो, अनयूज्ड हो या अनएक्सपायर्ड हो, ये तीनों प्रीपेड के नाम है। एंड यूज्ड, एक्सपायर्ड एंड एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस के नाम है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, ये तीन अगर नाम आएंगे, जैसे अनयूज्ड आ जाए, अनएक्सपायर्ड आ जाए या प्रीपेड आ जाए, तो ये प्रीपेड कहलाएगा, और अगर एक्सपायर्ड आ जाए, यूज्ड आ जाए या एक्सपेंस आ जाए, तो ये एक्सपेंस कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं अनपेड रेंट, जिसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का अलग है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का अलग है, 2000 1000। सो हम भी यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर 2000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी 1000। इसके बाद हम देख लेते हैं कोई एक्सपेंस है हमारा, बेड डेप एक्सपेंस है 800। सो हमने यहाँ पे बेड डेप एक्सपेंस लिख दिया 800। अब हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंप्लीट हो गए, 10,000, 6,000, 2,000, 1,000, 800 को हमने प्लस करा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया हमारे 19,800। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कोई इनकम नहीं है। ठीक है, जो अदर इनकम होती है, जो जिन्हें हम इनकम स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, वो इनकम नहीं है। सो हम बस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो हमारी नेट इनकम कहलाएगी 82,400 की, ये हमारी नेट इनकम है, क्योंकि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है और अखराजात हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कम है, इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ 82,400 का। अब हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करें, एसेट, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज। ठीक है, सारे करंट एसेट रखेंगे। करंट एसेट में सबसे पहले हमने लिखा कैश 1 लाख का। करंट एसेट की हेडिंग डालना मैं भूल जाती हूँ, आप लोग डालिएगा, कैश 1 लाख। इसके बाद हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल 40,000, अगर इसका कोई अलाउंस है तो वो हम माइनस करेंगे। अब देखा जाए तो ऊपर दिया हुआ अलाउंस फॉर बेड डेट 1200 का, मतलब वो बता रहे पहले भी एक कस्टमर था जिससे हमें 1200 रुपये रिसीव करने थे, जो कि फरार हो गया, और नीचे और एडिशनल डेटा में 800 का दे दिया, तो हम दोनों प्लस करेंगे। सो हमने यहाँ पे लिखा जो अकाउंट रिसीवेबल से हम अलाउंस माइनस करेंगे। अलाउंस एक 1200 का जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था, 800 का और एडिशनल डेटा में दिया हुआ था, उन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे 2000 आए जो कस्टमर फरार हो गए। तो 40,000 में से हमने माइनस करे 2000। अब जो अकाउंट रिसीवेबल है जो हमें नेक्स्ट ईयर जाके रिसीव करना वो है 38,000 का बस। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं करंट एसेट, ये दोनों तो हमने ले लिए हैं, परचेजेस नहीं लेंगे, इन्वेंट्री बिगनिंग नहीं लेंगे, प्रीपेड सैलरीज लेंगे 10,000, लेकिन 10,000 की प्रीपेड सैलरीज थी जिसमें से 6,000 की एक्सपायर्ड हो गई हैं एंड रिमेनिंग जो सैलरीज हैं वो अब प्रीपेड है, तो 10,000 में से 6,000 का 4,000। सो यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि प्रीपेड सैलरी 10,000 की थी, लेस कर दी सैलरीज एक्सपायर्ड 6,000, अब जो प्रीपेड सैलरी बचा वो जस्ट 4,000 का बचा। ठीक है, और करंट एसेट देख लेते हैं, कोई करंट एसेट नहीं है, एडजस्टमेंट डेटा में भी कोई करंट एसेट नहीं है, जस्ट हमारे करंट एसेट जो है वो खत्म हो गए। तो टोटल करंट एसेट की हेडिंग डाल के हमने 1,38,000, 25,000, 4,000 को प्लस करा तो 1,67,000 करंट एसेट हमारे सामने आ गए। अब फिक्स एसेट की हेडिंग डाल के हमने सबसे पहले फर्नीचर लिखा जो कि यहाँ पे 65,000 का था, उसमें से हमने उसका अलाउंस माइनस करना। अब देखा जाए तो ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी का दिया हुआ, ऊपर फर्नीचर का नहीं दिया हुआ, लेकिन नीचे जो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है वो 2,000 का है, तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री होती है वो एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होती है, इसलिए हम ये अलाउंस माइनस करेंगे 2,000 का, लेस अलाउंस 2,000। 65 में से 2,000 गए, फर्नीचर जो हम नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं अब वो 63,000 का बचा, लेकिन यहाँ पे दो फिक्स एसेट थे, अब हमने मशीनरी लिखी, मशीनरी जो थी वो यहाँ पे 1 लाख की थी, सो हमने यहाँ पे 1 लाख मेंशन कर दिया, लेस करेंगे अलाउंस। अब अलाउंस अगर मशीनरी का देखें तो ऊपर भी दिया हुआ 10,000 का एंड एडजस्टमेंट डेटा में भी हमारे पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000, सो हम 10,000 एंड 1,000 को प्लस करके बैलेंस शीट से वो अलाउंस को लेस करेंगे। लेस अलाउंस 10,000 का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था,
1000 का एडजस्टमेंट डेटा में दिया हुआ था, दोनों को हमने प्लस करा तो दोनों जो अलाउंस आए टोटल करके वो 11,000, तो 1 लाख से हमने 11,000 माइनस करे तो हमारे पास जो मशीनरी बची वो 89,000 की बची, जो हम नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हैं। अब फिक्स एसेट जो है वो एक 63,000 का है, एक 89,000 का है, दोनों अमाउंट हमने प्लस करी तो टोटल फिक्स एसेट आया हमारे पास 152,000। 152,000 को हमने 167,000 से प्लस करा तो हमारे टोटल एसेट्स आए 3,19,000 के। ठीक है, अब हम लायबिलिटीज एंड इक्विटीज पे चलते हैं। लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज में सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी लिखते हैं। करंट लायबिलिटी में हमारे पास जो था वो अकाउंट पेबल था 42,000 का, अकाउंट पेबल 42,000। इसके बाद अगर एडजस्टमेंट डेटा में देखें तो यहाँ पे अनपेड रेंट था। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो या अनपेड हो, और एक्सपेंस के साथ अनपेड या आउटस्टैंडिंग का नाम आता है तो उसकी एंट्री ये होती है कि रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड पेबल क्रेडिट। जैसे अनपेड रेंट है तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। तो पेबल जो होता है वो लायबिलिटी है, इसलिए रेंट पेबल के नाम से 2,000 जो है वो ये लायबिलिटी में आ जाएंगे, रेंट पेबल 2,000। ठीक है, ये लायबिलिटी में क्यों लिखा, क्योंकि ये जो रेंट है एक्सपेंस देना है लेकिन हमने दिया नहीं और हमें कर्जा चला, मतलब इसकी तारीख आ चुकी है लेकिन हमने इसको पे नहीं करा तो हम नेक्स्ट ईयर जाके पे करेंगे, तो ये एक कर्जा है जो कि हम अगले साल अपने साथ लेके जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रेंट पेबल के साथ 2,000 यहाँ पे शो कर दिए। और कोई लायबिलिटी नहीं है इसलिए हमने क्या करा, टोटल करंट लायबिलिटीज लिख के 42,000 2,000 को प्लस करा तो ये 44,000 हो गया। टोटल लायबिलिटीज हमारे पास आई 44,000 में। अब हम ऑनर सिक्योरिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं ऑनर सिक्योरिटी में, जो कि यहाँ पर कैपिटल सलमान का था 1,92,600, कैपिटल 1,92,600। उसमें हम ऐड करेंगे नेट इनकम। नेट इनकम जो हमारी आई है वो आई है 82,400 की, सो हमने ऐड कर दी नेट इनकम 82,400 की। ड्राइंग देख लेते हैं, अगर है ड्राइंग वगैरह नहीं है तो बस कैपिटल में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट इनकम। सो टोटल ऑनर सिक्योरिटी हमारी हो गई 2,75,000। टोटल ऑनर सिक्योरिटी को टोटल करंट लायबिलिटीज से हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल इक्विटीज आई 3,19,000, जो कि एसेट्स भी 3,19,000 थे एंड इक्विटीज भी हमारी 3,19,000 थी। सो हमारी बैलेंस शीट भी करेक्ट प्रिपेयर हो गई है। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। एडजस्टिंग एंट्री हम बनाएंगे एडजस्टमेंट के डेटा को देखते हुए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की क्या एडजस्टिंग एंट्री होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, अमाउंट थी 25,000 टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। सेकेंड एंट्री जो थी वो हमारी थी सैलरीज एक्सपायर्ड की, ऊपर प्रीपेड सैलरी था और नीचे सैलरीज एक्सपायर्ड था। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो किसकी दी हुई है, एक्सपेंस की दी हुई है, तो हम एक्सपेंस के अकॉर्डिंग जो है इस एडजस्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सैलरी क्रेडिट, जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दी हुई है वही अमाउंट लिखी जाएगी 6,000 टू एडजस्ट सैलरीज एक्सपायर्ड। ठीक है, टू एडजस्ट सैलरी एक्सपायर्ड। थर्ड एंट्री जो है वो हमारी अनपेड रेंट की है 2,000 और यहाँ पर इसकी यही एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 2,000। अच्छा, अनपेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, बस उसकी ना फिक्स एंट्री होती है कि एक्सपेंस डेबिट होगा, पेबल क्रेडिट होगा, और किसी भी तरह का एक्सपेंस हो वो नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रेंट था तो हम लिख दिया रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट कौन सी आएगी, जो हमें एडजस्टमेंट के डेटा में दी गई होगी। ट्रायल बैलेंस को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एडजस्टमेंट की अमाउंट उठाएंगे और उस अमाउंट से हमें एंट्री पास कर देंगे, और टू एडजस्ट अनपेड रेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट के डेटा में हमें 2,000 की अमाउंट दी गई थी, हमने रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 2,000 टू एडजस्ट अनपेड रेंट। ये 3 एंट्री बन चुकी हैं। फोर्थ एंड 5 एंट्री जो थी वो डेप्रिसिएशन की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने दोनों एंट्री बिल्कुल सेम बनेगी। फोर्थ एंट्री हमने बनाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2,000, यहाँ पे फर्नीचर मेंशन कर दिया टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। 5 एंट्री कौन सी बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मशीनरी 1,000। फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन था वो 2,000 था एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन था वो 1,000 का था। अच्छा, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे ना, उसको अनएडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस दिया गया होगा हमें ये वाला, यहाँ से हम मैच नहीं करेंगे, बस हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उठाएंगे और हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, और यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो हम एडजस्टमेंट के डेटा वाली लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी 6 एंट्री थी वो थी बेड डेप एक्सपेंस की 800 की। बेड डेप एक्सपेंस की एंट्री फिक्स होती है, बेड डेप एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेप क्रेडिट 800 टू एडजस्ट बेड डेप एक्सपेंस।
ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट बन गई। अब हम क्लोजिंग एंट्रीज पर आ जाते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज का पूरा पैटर्न बनाया, पूरा फॉर्मेट बनाया। पहली एंट्री कैसी होती है कि सारे एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं। फर्स्ट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट्स हैं वो सारे क्रेडिट साइड पर आएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है यहाँ से मैंने देखा परचेज 1,11,300, मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेजेस 1,11,300। इसके बाद मैंने लिखा इन्वेंट्री बिगनिंग 10,000, इन्वेंट्री बिगनिंग 10,000, सारे एक्सपेंसेस लूँगी मैं, और बिगनिंग इन्वेंट्री भी एक एक्सपेंस है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं था, जैसे कि रेंट एक्सपेंस था, अभी रेंट एक्सपेंस था, ठीक है। जैसे कि इन्वेंट्री बिगनिंग के बाद मैंने लिया प्रीपेड सर्विस 10,000, ये प्रीपेड था, लेकिन यहाँ पे 10,000 से प्रीपेड था, और नीचे अकाउंट आया था सर्विस एक्सपायर्ड, तो 6,000 का एक्सपेंस था। सो मैंने यहाँ पे लिख के सर्विस एक्सपेंस 6,000, ठीक है। ये एक्सपेंस मैंने आप लोग सोचेंगे भाई ये तो प्रीपेड सैलरी थी, आपने एक्सपेंस में क्यों लिख दी? भाई ये प्रीपेड सैलरी बताए थे 10,000 से थी, और 6,000 से एक्सपेंस में चेंज हो गई है, तो ये एक्सपेंस हो गया है, तो एक्सपेंस में लाजमी आएगा सर्विस एक्सपेंस 6,000। उसके बाद फिर हमने देखा रेंट एक्सपेंस, ये 8,000 का रेंट था, और नीचे 2,000 का और हम पे लायबिलिटी चढ़ी हुई थी, तो दोनों को प्लस करके हमने देखा भाई रेंट एक्सपेंस 8,000 का पहले था, 2,000 का नेक्स्ट ईयर हमें पे करना है, तो टोटल जो रेंट एक्सपेंस है इस साल हुआ है वो 10,000 का हुआ है, ठीक है। जो एक्सपेंस हमें आगे चल के पे करना है, जो हम पे लायबिलिटी चढ़ी हुई है, वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि भाई 8,000 का जो हमने पे कर दिया है, 2,000 का हम अगले साल जाके पे कर देंगे। तो ये जो हमें बताना है इस साल का पूरा एक्सपेंस क्या है, भाई इस साल का पूरा एक्सपेंस जो हुआ वो 10,000 का हुआ है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि वो एक्सपेंस पे हो चुका है या नहीं पे हुआ है, बस हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है कि एक्सपेंस कितना हुआ है। तो मैं बता दिया 8,000 का जो है वो एक्सपेंस पहले पे हो गया था, 2,000 का हमें और पे करना है, लेकिन हमने इस साल पे नहीं किया, हम अगले साल पे करेंगे। तो हमारा जो टोटल रेंट एक्सपेंस था इस साल का वो 10,000 था, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद रेंट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस सेल डिस्काउंट एक्सपेंस है 2,100, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 2,000, सेल्स डिस्काउंट 1,500, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ऊपर के सारे एक्सपेंसेस हमारे हो गए ख़त्म, क्लोज कर दिए। अब एडजस्टमेंट डेटा में आ जाते हैं। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री है हमारी, ये नहीं लेनी है अभी। सर्विस एक्सपायर्ड हम ले चुके हैं, अनपेड रेंट हम ले चुके हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों लेंगे, फर्नीचर का भी, मशीनरी का भी, एंड बेड डेप एक्सपेंस लेंगे। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का 2,000 था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी का 1,000 था, एंड बेड डेप एक्सपेंस जो था 800 था। सारे एक्सपेंसेस हमने क्लोज कर दिए, इन सबको हमने टोटल किया, तो टोटल एक्सपेंसेस जो है हमारे वो आए 1,44,600, ठीक है। टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट। थर्ड एंट्री हमने बनाई, सारी इनकम क्लोज करेंगे, ठीक है। इनकम में सबसे पहले जो हमारे पास है वो सेल्स है 2 लाख, सेल्स 2 लाख। उसके बाद इनकम में हमारे पास है परचेज डिस्काउंट 2,000, परचेज रिटर्न हो या परचेज डिस्काउंट हो वो हमारी इनकम है। परचेज डिस्काउंट 2,000, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे तो सारे जो इनकम खत्म। अब एडजस्टमेंट डेटा पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इनकम थी जो कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग थी 25,000। हमने यहाँ पे लिख दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 25,000। सारे इनकम क्लोज हो गए, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट करके इन तमाम अमाउंट को प्लस करके हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 2,27,000, ठीक है। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जो क्रेडिट साइड का था उसको हमने माइनस करना है, जो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट एक वो एक्सपेंसेस साइड का था। तो हमने 2,27,000 को माइनस करा 1,44,600 से, तो हमारा प्रॉफिट आया 82,400 का। तो प्रॉफिट को जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट कैपिटल क्रेडिट टू क्लोज नेट प्रॉफिट 82,400, 82,400। यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर लें, नहीं मेंशन करें तो नहीं मेंशन करें, मर्जी है आप लोग की, लेकिन मेंशन कर लें तो और अच्छा है। ठीक है, ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कौन सा है, इनकम वाला, और ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट है एक्सपेंस वाला। तो हमारी इनकम ज़्यादा है एंड एक्सपेंसेस कम है, इट्स मीन हमें 82,400 का प्रॉफिट हुआ है।
ये हमने एंट्री पास कर दी। सो हमारी क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो बन गई हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज भी बन गई हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बन गई है, बैलेंस शीट भी बन गई है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।